बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CHM 647 इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड, जो कि लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे सीरीज़ का। लेकिन बीच में से एक दो एक्सपेरिमेंट्स हमने स्किप किए थे, तो वो अभी हम आपको इसके बाद करवाएंगे। CHM 647 इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में जैसे कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको मैक्सिमम जो टेक्निक्स हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मतलब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जितनी हम आपको सिखा सकते हैं वो हम आपको सिखाएं और सिखाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमने फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो इंतखाब किया, ताकि हम आपको इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड जो है उसको कम्प्लीटली जो है वो बता सकें। तो ये बेसिकली इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है, और इसमें हम यूज़ जो कर रहे हैं वो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी को भी के भी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उसमें भी इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड रूटीनली यूज़ किया जाता है। चलते हैं मेथड की तरफ। वैसे भी मैंने इसकी जो डिटेल्स हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, वो आप लोगों को पहले ही शेयर कर दिए थे, ताकि आप लोग उनको अच्छी तरीके से देख लें। ओके, सो व्हाई वी नीड टू परफॉर्म इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड, क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड परफॉर्म करने की, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम इंटरनल स्टैंडर्ड परफॉर्म करते हैं, हालांकि हम ऑलरेडी काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन भी हमने किया है, हम कैलिब्रेशन कर्व नॉर्मल स्टैंडर्ड से बना लेते हैं। तो फिर अब इंटरनल स्टैंडर्ड क्या है और क्यों उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आंसर बता देते हैं कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इंटरनल स्टैंडर्ड होते क्या हैं बेसिकली। So to aid in the quantification when the intensities of flame emission lines are influenced by a variety of instrumental factors, including flame temperature, flow rate of solution and nebulizer efficiency. तो सबसे ज़्यादा जो ये इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ होता है, ये जब यूज़ होता है कि जब आप ऐसी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं कि जहाँ पर चांसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स या का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब है, बल्कि कुछ जो टेक्निक्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिसमें इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े वेरी करते रहते हैं, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसके लिए बेहतर होता है कि ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि जो उन फैक्टर्स को जो है वो टेकन इनटू अकाउंट ले। जैसे कि अगर हम फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही बात कर लें, तो वहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी रीडिंग्स को और हमारी पूरी एनालिसिस को, उसमें फ्लेम टेम्परेचर हो गया है, फ्लो रेट ऑफ सॉल्यूशन है, ज़ाहिर सॉल्यूशन ने जो है वो एस्पायरेट होकर ऊपर जाना है, फिर फ्लेम में जाना है, फिर जो है उसने एटमाइजेशन होनी है, एंड सो ऑन। एंड नेबुलाइजर एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स नेबुलाइजर एफिशिएंसी ज़ाहिर है कि जब आप सैम्पल नेबुलाइज करेंगे तो उसमें भी नेबुलाइजर एफिशिएंसी भी देखी जाती है कि उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबुलाइजर में तो कुछ कोई ड्रॉपलेट्स तो नहीं है जिससे कि सैम्पल जो है वो सही फ्लो के साथ ऊपर नहीं जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एक तो ये फ्लेम इमिशन टेक्निक हो गई कि जिसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हम इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 2, अकाउंट्स फॉर रूटीन वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, such as uncertainties introduced by sample injection, flow rate and variations in column conditions। अच्छा, अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं उधर भी इस तरह के फैक्टर्स आते हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, या अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिनमें के चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि सैम्पल इंजेक्शन।
जैसे कि फ्लो रेट ऑफ सैंपल, जैसे कि कॉलम की कंडीशन में अगर ड्यूरिंग रन कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई वेरिएशन आ गई, ठीक है, तो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड जो है वहाँ पर भी उस पर्टिकुलर एनालिसिस को के रिजल्ट को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड फाइनली टू एड क्वांटिफिकेशन ऑफ एन एनालाइट व्हेन वॉल्यूमेट्रिक लॉस ऑफ द सैंपल इज प्रोबेबल ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स. और हर उस टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक लॉस ऑफ द सैंपल जो है उसका डर हो, ठीक है. लेकिन कब, ये नहीं कि आप सैंपल बना रहे हैं और उस दौरान वॉल्यूमेट्रिक लॉस हो गया तो वो आप जो है वो उसमें भी आप इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. वॉल्यूमेट्रिक लॉस ऑफ सैंपल जब प्रोबेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स. समझ आई कि जब आप इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं और उस दौरान प्रोबेबिलिटी है कि वॉल्यूमेट्रिक लॉस हो सकता है. अब ज़ाहिर है वॉल्यूमेट्रिक लॉस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका जो है वो mls के लिहाज से जो है वो सैंपल लॉस हो जाएगा. आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें आपके माइक्रोलीटर्स ही लॉस होंगे, लेकिन वो माइक्रोलीटर्स भी आपकी एक्यूरेसी पर कितना ज़्यादा असर डालेंगे इस बात का आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है. तो लिहाजा इन तमाम फैक्टर्स को जहाँ पर जो है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट कोई फ्लक्चुएशन ऐसी आती है कि जिससे आपके रिजल्ट्स पर असर पड़ सकता है और आपकी रीडिंग पे फ़र्क पड़ सकता है, तो उसको जो है वो ओवरकम करने के लिए इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया जाता है. अब जब हमने इतनी कहानी की कि जी इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया जाता है, तो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड करते किस तरीके से हैं? करते ऐसे हैं कि एन इंटरनल स्टैंडर्ड इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है दैट इज़ एडेड इन अ कांस्टेंट अमाउंट टू ऑल सैम्पल्स, जो तमाम सैम्पल्स में कांस्टेंट अमाउंट में ऐड की जाती है. इवन ब्लैंक में भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है. अब ये ब्लैंक में ऐड करना ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो अकॉर्डिंग टू आपका मेथड होता है कि कौन सा मेथड है जिसमें आप ब्लैंक में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सारे सैम्पल्स में ज़रूर ऐड करते हैं. एंड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स, और अगर आपने कैलिब्रेशन कर्व कर रहे हैं और उसमें आपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए तो उन सब में भी आप कांस्टेंट अमाउंट में इंटरनल स्टैंडर्ड डालते हैं इन एन एनालिसिस, ठीक है. और उसमें फिर जब आप कैलिब्रेशन करेंगे, calibration is then involves plotting the ratio of the analyte signal to the internal standard signal as a function of the analyte concentration of the standards, ठीक है. अब इसको ज़रा समझिएगा बात को, ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है लेकिन आप लोग अक्सर समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते. बेसिकली इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैलिब्रेशन प्लॉट जब आप बनाएंगे तो उसमें आप किस चीज़ को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और किस चीज़ को x एक्सिस पे. y एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे बेसिकली रेशियो. किस चीज़ का रेशियो? एनालाइट सिग्नल ऊपर होगा, इंटरनल स्टैंडर्ड का सिग्नल नीचे होगा, ठीक है. सिग्नल इसलिए लिखा है क्योंकि ये एब्जॉर्बेंस भी हो सकती है, ये इमिशन भी हो सकती है और ये क्रोमेटोग्राफिक जो है वो आपका टाइम भी हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे सिग्नल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. तो रेशियो ऑफ एनालाइट सिग्नल डिवाइडेड बाय इंटरनल स्टैंडर्ड सिग्नल, ठीक है. ये तो आपने y एक्सिस पे रखना है, ठीक है. और x एक्सिस पे क्या रखना है आपने? एज अ फंक्शन ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स. जाहिर है क्योंकि आप कैलिब्रेशन बनाएंगे तो आप उसमें एक से ज़्यादा कंसंट्रेशंस यूज़ करेंगे और वो जो कंसंट्रेशंस आप यूज़ करेंगे जाहिर है उसमें जो आपके सैम्पल का एनालाइट है जिसको आप बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे. तो उन तमाम स्टैंडर्ड्स की कंसंट्रेशन को आप x एक्सिस पर रखेंगे और y एक्सिस पर आप सिग्नल ऑफ एनालाइट नहीं रखेंगे सिर्फ, बल्कि सिग्नल ऑफ एनालाइट डिवाइडेड बाय सिग्नल ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है. ये आगे जाके आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. तो अब इंटरनल स्टैंडर्ड है क्या और आप कैसे एक कंपाउंड का इंतखाब करते हैं इन ऑर्डर टू बी यूज एज इंटरनल स्टैंडर्ड. The internal standard is a compound that is chemically similar
बट नॉट आइडेंटिकल टू द एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड हमारे एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट से केमिकली सिमिलर बिल्कुल होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड मस्ट बी स्टेबल एंड मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द सैम्पल कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारे एनालाइट के साथ कोई रिएक्शन देके कोई नया कंपाउंड बना ले। ठीक है, द इंटरनल स्टैंडर्ड मस्ट बी नोन टू बी एब्सेंट विद इन द सैम्पल मैट्रिक्स। ठीक है, आपके सैंपल में किसी सूरत भी ट्रेसेस अमाउंट में भी इंटरनल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सो दैट द ओनली सोर्स ऑफ द स्टैंडर्ड इज, इधर आप इंटरनल स्टैंडर्ड कर दें, so that the only source of the internal standard is the added amount। ठीक है, ताकि जो इंटरनल स्टैंडर्ड सिर्फ जो आप डाल रहे हैं इंटरनल स्टैंडर्ड की क्वांटिटी से वही सोर्स हो सैंपल में ऐड करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सैंपल मैट्रिक्स में मौजूद हुआ तो आप समझ सकते हैं कि सैंपल मैट्रिक्स पे भी इंटरनल स्टैंडर्ड मौजूद है और आपने भी इंटरनल स्टैंडर्ड डाल दिया, तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो तो उस अमाउंट का भी होगा जो सैंपल मैट्रिक्स में ऑलरेडी मौजूद है और आपकी सारी एनालिसिस ख़राब जाएगी। ठीक है, तो आपके सैंपल में या सैंपल की मैट्रिक्स में बिल्कुल भी इंटरनल स्टैंडर्ड होना नहीं चाहिए। और आपको अच्छी तरह पता है कि आप जब भी नॉर्मली कोई सैंपल एनालाइज करते हैं तो आपको पता होता है कि इसके मैट्रिक्स में क्या क्या शामिल है। The internal standard needs to provide a signal that is similar to the analyte signal in most ways, but sufficiently different so that the two signals are readily distinguishable by the instrument। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड का अपना सिग्नल होना चाहिए जो कि सिमिलर होना चाहिए एनालाइट के सिग्नल। सिमिलर का मतलब ये कि अगर हमारा एनालाइट इमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा है तो इंटरनल स्टैंडर्ड का भी इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है। अगर एनालाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं तो इंटरनल स्टैंडर्ड का भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होना चाहिए। अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं तो ज़ाहिर है इंटरनल स्टैंडर्ड की भी फिर हम एब्जॉर्प्शन ही लेंगे। तो जो हम एनालाइट का सिग्नल लेंगे वैसा ही सिग्नल इंटरनल स्टैंडर्ड का भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो सिग्नल्स हैं यानी जो स्पेक्ट्रा हैं, जो अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो ज़ाहिर है आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है पूरा, लेकिन अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो आपके पास लाइंस आती हैं। ठीक है, तो चाहे वो क्रोमेटोग्राफिक लाइंस हो, मतलब सॉरी पीक्स हो, या वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बड़े बड़े जो है वो एरिया अंडर द कर्व्स हो, या वो जो है इमिशन की लाइंस हो, वो सब की सब उनमें क्या फ़र्क होना चाहिए कि जो दो सिग्नल हैं, दो सिग्नल मतलब एक सिग्नल वो जो एनालाइट से आ रहा है और एक सिग्नल वो जो इंटरनल स्टैंडर्ड से आ रहा है, उन दोनों में आपस में फ़र्क होना चाहिए। आपस में फ़र्क मतलब रेडिली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि दोनों के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सिग्नल ख़त्म भी नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सिग्नल्स आपस में किसी भी तरीके से कोइंसाइड नहीं करने चाहिए। दोनों सिग्नल्स आपस में चाहे 1 और 2 नैनोमीटर का डिफरेंस हो, बट देयर मस्ट बी डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 सिग्नल्स। ठीक है जनाब, तो अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट 10A में हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है और एक्सपेरिमेंट 10B में हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है, और फिर मैं प्रोसीजर बताऊंगी और फिर मैं आपको वर्किंग बताऊंगी फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो एक्सपेरिमेंट 10A हम इस तरह परफॉर्म करेंगे कि हम सिंगल इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये इंटरनल स्टैंडर्ड का फार्मूला है। ठीक है, और ये बहुत आसान है और मैंने इसको रीअरेंज करके आपको लास्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना वो सब आपको समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये है क्या और ये आया कैसे है। ठीक है, किस तरीके से ये बना है। मैं इधर जो है वो पेन ले लेती हूँ ताकि मैं इधर उसको लिख सकूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल स्टैंडर्ड का फार्मूला है, YS ओवर YIS इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय CS डिवाइडेड बाय
CIS, ठीक है। अब इसमें YS क्या है? YS इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स गिवन बाय द सैंपल और एनालाइट, ठीक है। तो YS बेसिकली हमारे एनालाइट का सिग्नल है, ठीक है। व्हाट इज YIS? YIS is basically the instrumental response given by the internal standard, ठीक है। इंटरनल स्टैंडर्ड का जो भी सिग्नल होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स होगा, उसको हमने YIS से डिनोट किया है। R जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसको हम रिस्पॉन्स रेशियो कहते हैं या रिस्पॉन्स फैक्टर कहते हैं, और ये कांस्टेंट्स की जगह यूज़ किया जाता है इंटरनल स्टैंडर्ड में। और ये कांस्टेंट मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्तलिफ होते हैं। मैं भी आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से बताऊंगी कि आर क्या होता है, लेकिन बाकी सबका जो है वो आपने खुद समझना है कि आर जो है वो क्या हो सकता है। लेकिन सिर्फ समझना ही काफ़ी है, आपको उसको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड का ही सहारा लेते हैं। आपको इंडिविजुअली जाकर हर टेक्निक में इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अच्छा, CS इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है। इट्स नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, बट इट इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है। सैंपल की जगह आपको यहाँ एनालाइट लिखना ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, सैंपल की कब जब होगी? जब हम इसमें सैंपल को सॉल्व करेंगे तो ये सैंपल की ही होगी। अच्छा, एंड CIS मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। आपने हर फ्लास्क में एक जितना ही इंटरनल स्टैंडर्ड डालना है। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें ये मैंने कैलकुलेशन स्टेप्स दोनों लिख दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जनाब अली? इन द फर्स्ट स्टेप आपने द वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करनी है। कैन बी डिटरमिन्ड बाय द नोन कंसंट्रेशंस ऑफ द एनालाइट एंड द इंटरनल स्टैंडर्ड। आपके पास इंटरनल स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन भी आपको पता है। एनालाइट जो आपने खुद बनाया है, एक तो सैंपल है ना, सैंपल को भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने एनालाइट के स्टैंडर्ड तो बनाएंगे आप ज़ाहिर परफॉर्म करने के लिए, तो उनकी तो कंसंट्रेशन आपको पता होगी। तो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हुए, ठीक है, एनालाइट की कोई एक कंसंट्रेशन यूज़ करते हुए उसी के अगेंस्ट जो सिग्नल आ रहा होगा वो आप यूज़ करेंगे YS की जगह, ठीक है। और इंटरनल स्टैंडर्ड की तो कांस्टेंट होगी, और उसी ऑब्जर्वेशन में जो इंटरनल स्टैंडर्ड का सिग्नल आ रहा होगा उसको आप यूज़ करेंगे YIS की जगह, ठीक है। इसको मैं अभी करके भी बता दूंगी आपको। द इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ दिस सॉल्यूशन is measured at the wavelength of excitation या wavelength of emission of the analyte as well as wavelength of the excitation or emission of internal standard, ठीक है। किस तरह से आपने बेसिकली रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। ये तो मैंने कैलकुलेशन बता दी कि आपको वैल्यू ऑफ R निकालना होगा सबसे पहले, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको ऐसी करनी होगी कि आप इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे एक नॉन सोल्यूशन का। नॉन सोल्यूशन मतलब जिसमें आपको आपका एनालाइट की कंसंट्रेशन भी नॉन होगी और इंटरनल स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन भी नॉन होगी, और उसको आप वेवलेंथ पे, एनालाइट की एक वेवलेंथ होगी। अब अगर वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वो लैम्डा मैक्स होगी, लेकिन अगर वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो फिर वो वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन या इमिशन हो सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब उसी सैंपल को या उसी सॉल्यूशन को आपने लैम्डा मैक्स या लैम्डा ऑफ इमिशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड में भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 2 दफ़ा आपने एक ही सॉल्यूशन की इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने हैं। एक दफ़ा एनालाइट की लैम्डा पर और दूसरी दफ़ा इंटरनल स्टैंडर्ड की लैम्डा पर, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आप करेंगे नॉन सॉल्यूशन का तो वहाँ से आप वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो आपका सेकंड स्टेप होगा, यानी अब आप जब दूसरी फ्लास्क का काम करेंगे, ठीक है, तो उस दूसरी फ्लास्क का में आप क्या करेंगे कि अब आप यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए अब आप क्या करेंगे, अब आपको R की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप CS मालूम करेंगे, ठीक है।
CS मालूम करेंगे। और CS मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये सब मैंने करके दिखाया हुआ है लास्ट स्लाइड में, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको क्योंकि R पता चल गया है, तो अब आप सैम्पल फ्लास्क की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ज़ाहिर सैम्पल फ्लास्क को भी आप एक दफ़ा एनालाइट की लैम्डा पर रिकॉर्ड करेंगे और एक दफ़ा इंटरनल स्टैंडर्ड की लैम्डा पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दोनों दफ़ा इसको रिकॉर्ड करेंगे और अब जो सिग्नल्स आएंगे आपके पास उस पर आप क्या करेंगे, उस पर अब आप जो है वो CS निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज CS? बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। और जब आप सैम्पल फ्लास्क की कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट निकालेंगे तो आपके पास बेसिकली आपके सैंपल की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लास्ट स्लाइड में करके देखेंगे। अच्छा, मैं बता ही रही थी कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये फार्मूला बिल्कुल इस तरीके से है कि हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, अब मैं बहुत ही रफ सा लिखूंगी इसको, अब आपको बर्दाश्त करना होगा। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू, अगर हम एब्जॉर्बेंस की टर्म में बात करें, एप्सिलॉन बी सी, ठीक है। ये हमारे पास होती है ना एब्जॉर्बेंस। तो अगर हम बात कर लें कि जी एक हमारे पास एनालाइट है और एक हमारे पास इंटरनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एनालाइट को हम S से डिनोट करते हैं, तो अगर AS होगा तो एब्सॉर्प्टिविटी भी S की ही होगी, ठीक है ना। B हम कांस्टेंट भी कर सकते हैं, या हम B अगर हम अलग अलग किसी इंस्ट्रूमेंट में निकालें, वैसे तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में हम काम करते हैं, तो B जो कि पाथ लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है तो वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। और C जो है इधर हम क्या कर लेते हैं कि ये CS है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम अब इसी तरीके से फिर दोबारा से ये लिखते हैं। नाउ दिस टाइम अब हम ये लिख रहे हैं इंटरनल स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो AIS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन IS, ठीक है। इंटरनल स्टैंडर्ड का एप्सिलॉन देखेंगे अब हम, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इन कंसंट्रेशन ऑफ IS, ठीक है। तो जनाब अली हमने क्या किया, मैंने आपको समझाया कि अगर हम एब्जॉर्बेंस की बात करें या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो हम एब्जॉर्बेंस को एनालाइट को इस तरह लिखेंगे और एब्जॉर्बेंस ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड हम इस तरह लिखेंगे। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, और अगर हम इसको इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है, और अगर हम 1 से 2 को डिवाइड कर दें तो फिर क्या होगा, जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल या एनालाइट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड राइट साइड पर आएगा, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आएगा जनाब, ऊपर आएगा एप्सिलॉन ऑफ एनालाइट B एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ IS B एंड कंसंट्रेशन ऑफ IS, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, उसको बहुत आप आराम से देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये एग्जैक्टली ये इसी फॉर्म में आ गई है। नाउ AS मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट, ठीक है। व्हाट इज AIS, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब कांस्टेंट फैक्टर्स है ना, ठीक है, सही है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर्स आपको नहीं पता या आपको पता भी चल सकता है कि क्या है, तो इन तमाम कांस्टेंट फैक्टर्स को आप एक जगह कर लें और इनको आप नाम दे दें R का, ठीक है। तो व्हाट इज R बेसिकली, तभी हम इसको रिस्पांस रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको हम रिस्पांस रेशियो क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो। और ये जो है अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ES मल्टीप्लाई बाय B divided by epsilon of internal standard divided by B,
दी, तो अगर पाथ लेंथ अलग अलग है तब भी हो जाएगा, पाथ लेंथ सेम है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आर की वैल्यू नॉर्मली कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि आर की वैल्यू में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो आर इसके बराबर है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है तो ठीक है। तो आप जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे वो और कोई टेक्निक हो, तो ज़्यादातर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि जो एब्जॉर्प्शन, जो भी इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के, और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है, जो कि कांस्टेंट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट हो सकता है या उस एनालाइट का कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हमारे पास आया है इंटरनल स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए, इट इज़ नथिंग बट दी रीअरेंजमेंट ऑफ एनी फार्मूला, ठीक है। आप किसी भी टेक्निक के फार्मूले को रीअरेंज करके जो है वो इस तरीके से ला सकते हैं और आपके पास इंटरनल स्टैंडर्ड का फार्मूला बन सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ टर्म्स की मीनिंग्स लिखी हुई हैं और आपको समझा दिया है कि अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन स्टेप किस तरह से होंगे, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। अब अगर हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि अगर हम कैलिब्रेशन कर्व यूज़ कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन कर्व में हम क्या करेंगे। कैलिब्रेशन कर्व में हमारे पास जो है जो एक्सपेरिमेंट एन भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर कैलिब्रेशन कर्व है तो अब इसमें आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स यूज़ करने होंगे और कैलिब्रेशन कर्व बनाना होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन टेक्निक कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय कैलिब्रेशन कर्व मेथड। सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड कंटेनिंग डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ प्योर एनालाइट, ठीक है ना। जाहिर है एनालाइट को तो हम डिफरेंट करेंगे तो उसका कैलिब्रेशन कर्व बनेगा ना, टुगेदर विद कांस्टेंट नोन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। और अपने इंटरनल स्टैंडर्ड को हम हर किसी में सेम अमाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो जनाब इस तरीके से हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व बनेगा। अब उसमें हम क्या क्या वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लेंगे। The absorbance of all solutions is measured at wavelength of emission or excitation or of analyte, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग उस पर करेंगे as well as wavelength of emission और excitation of internal standard। दूसरी रिकॉर्डिंग हम internal standard की wavelength पे करेंगे, और जब हम इन दोनों रिकॉर्डिंग से फारिग हो जाएंगे तमाम सॉल्यूशंस की तो फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दी कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है, CS। जैसे कि हमारे केस में क्योंकि हम सोडियम एनालाइज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग लिथियम एज इंटरनल स्टैंडर्ड, तो हमारे केस में जो सोडियम है वो कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है, या सोडियम की कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट बताएगी अगेंस्ट द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस या इमिशन ऑफ द एनालाइट एंड द इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। रेशियो यूज करना होगा वाई एक्सिस पर किस चीज़ का, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट डिवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इस रेशियो को आप वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से बनाएंगे। आपके पास वाई एक्सिस पे जो चीज़ आएगी वो होगी रेशियो, किसका रेशियो, इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट डिवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास होगी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है, जो कि बेसिकली स्टार्ट होगी फ्रॉम अगर हम यहाँ पे देखें तो 0, ठीक है। आई डोंट नो 1 ppm भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 एंड सो ऑन। अब ये कंसंट्रेशन जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उस अभी तो ये बेसिकली ppm में है, ठीक है। ओके, सही। तो इस तरीके से हम बनाएंगे ग्राफ, हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी इससे हम क्या करेंगे, हम जो हमारी सैम्पल फ्लास्क होगी उसका भी सिग्नल आया होगा एनालाइट का, जो कि ज़ाहिर है हमें नहीं पता उसमें क्या कंसंट्रेशन है, और इंटरनल स्टैंडर्ड का हमें पता है कंसंट्रेशन का, तो उस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से ये एक्स्ट्रापोलेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब जो वैल्यू यहाँ पर आएगी
कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, बेसिकली वो वैल्यू हम किसकी होगी, हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। अब अगर आपने कोई डाइल्यूशन की होगी सैंपल की तो फिर आप उसको बैक पर लेके जाएंगे कंसंट्रेशन को, ठीक है। लेकिन अगर कोई डाइल्यूशन नहीं की होगी, डायरेक्ट सैंपल जिस तरह से मिला वैसे ही यूज़ किया होगा, तो फिर आप कोई डाइल्यूशन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो जो हमने ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था, तो अब इसमें क्योंकि आप कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो R डिवाइडेड बाय CIS, ठीक है। ये जो हमारा R प्राइम जो हमने लिखा है बेसिकली, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसमें दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई और दूसरी हमारी वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन ऑफ क्या, इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो R प्राइम है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम क्विज़ में क्वेश्चंस देते हैं तो उसमें हम इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं मिस हमें तो पता ही नहीं था, आपने बताया नहीं था जी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड क्या थी। तो वो हम कभी कभी इस तरह से घुमा के पूछते हैं कि जी कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, और आप परेशान हो जाते हैं कि जी ग्राफ तो हमने बना लिया और कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड तो हमें दी भी नहीं है, तो वो कहाँ से निकलेगी। जाहिर है वो कहाँ से निकलेगी, वो स्लोप से निकलेगी, बिकॉज R प्राइम क्या है, क्या है ये भाई है, ये R प्राइम जो है बेसिकली इट इज अ स्लोप, ठीक है। R प्राइम जो है वो बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो इस तरीके से हमारे पास स्लोप की वैल्यू से जो है, स्लोप की वैल्यू बराबर होगी R इंटू CIS के। तो हो सकता है हम इंटरनल स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन दे दें और आपसे R की वैल्यू पूछ लें, तो आप स्लोप को डिवाइड कर देंगे इंटरनल स्टैंडर्ड से अगर R पूछेंगे, और अगर इंटरनल स्टैंडर्ड की वैल्यू मालूम पूछेंगे और R आपको गिवन दे देंगे तो आप स्लोप को डिवाइड कर देंगे R से। तो इस तरीके से आपके पास CIS निकल जाएगी, ठीक है। तो सवाल का जवाब फॉर्मूले में ही होता है, बस आपको थोड़ा गौर करना होता है। थोड़ा सा अब हम तवज्जो देते हैं अपने इस तरफ के, जो हमारा टेक्निक है फ्लेम इमिशन। मैंने एक तो आपको पहले ही कुछ लिंक सेंड किए थे जो कि मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल दूंगी, कि जिसमें मैंने फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट वीडियोस शेयर किए हैं जो कि पहले से ही यूट्यूब पे अपलोडेड थी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। तो उसमें काफ़ी डिटेल है कि फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड दैट, और काफ़ी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो हम इतनी डिटेल्स में तो फिलवक्त इस टेक्निक में, इस वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन कंसर्न है हमारा वो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है। लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लाजमी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई फ्लेम इमिशन में होता क्या है। Flame emission spectroscopy is a method of chemical analysis that uses the intensity of light emitted from a flame at a particular wavelength to determine the quantity of an analyte in a sample, ठीक है। इसमें फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ फ्लेम, ठीक है, जो फ्लेम से इमिट हो रही होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। क्यों? क्योंकि हमने खुद सेलेक्ट किया होगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, हम किसी एक एलिमेंट को स्टडी करना चाह रहे होंगे तो हमने वही वेवलेंथ सेलेक्ट की होगी, तो हम उसके ऊपर जो है वो क्वांटिटी बेसिकली देखेंगे कि भाई क्या क्वांटिटी है उस एनालाइट की। वेवलेंथ ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हमको यही नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा है तो फिर तो जनाब अली हम ये देखेंगे कि जी कौन सी वेवलेंथ ये इमिट कर रहा है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन में देखेंगे भाई किस वेवलेंथ पर इमिशन हो रही है, तो फिर वो बताएगी कि जी कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट की बहुत ही करेक्टरिस्टिक जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, इमिशन स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, लाइन की सूरत में। While the intensity of the emitted light is proportional to the quantity of element, और जाहिर सी बात है कि जो intensity of light होती है, emitted light जो कि हर दफ़ा होती है, या एब्जॉर्ब या emitted light जो भी टेक्निक होती है उस हवाले से, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है
क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट के, तो जिससे हम क्वांटिटी मालूम करते हैं, ठीक है, या कंसंट्रेशन मालूम करते हैं. A sample of a material or analyte is brought into the flame as a gas spread solution. ठीक है, आप जब सैंपल को, अपने एनालाइट को या उसके सोल्यूशन को जब फ्लेम में जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में जाता है. पहले स्प्रेड सोल्यूशन बनता है, यानी सोल्यूशन स्प्रेड फॉर्म में जाता है, फिर वो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है. The heat from the flame evaporates the solvent and breaks intramolecular bonds to create free atoms. ठीक है, तो फाइनली जो वो क्या बन जाते हैं फ्लेम में, गैसियस फ्री एटम्स बन जाते हैं हमारे सैंपल के. ठीक है, फिर क्या होता है, the thermal energy also excites the atoms into excited electronic states. ठीक है, और दूसरी तरफ फ्लेम क्या काम कर रहा होता है, दूसरी तरफ फ्लेम ये काम कर रहा होता है कि वो जो है वो एटम्स को उनकी एक्साइटेड स्टेट्स में ले जाता है. ठीक है, और ज़ाहिर है जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर भी आएंगे. देन सब्सिक्वेंटली emit light when they return to the ground electronic state. ठीक है, अब वो जब वापस आएंगे ना अपने इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट पे, तो वो अपनी वो करेक्टरिस्टिक लाइट इमिट करेंगे जो ज़ाहिर है उस एलिमेंट की है. ठीक है, तो इससे जो है उस एलिमेंट की जो है वो पता चल जाएगी, पहचान हो जाएगी कि जी ये लाइट इमिट हुई है, इस कलर की लाइट इमिट हुई है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट है. Each element emits light at a characteristic wavelength. ठीक है, हर एलिमेंट की अपनी एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है, which is dispersed by a grating or prism. ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट में अंदर प्रिज्म लगा हुआ होता है, और फिर वो and detected in the detector, और जिसमें फिर वो जाकर जो है वो डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो जाती है कि जी दिस इज़ अ पर्टिकुलर इमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम दैट एलिमेंट. ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है वो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं मटेरियल्स के. पोटाशियम का जो है वो पर्पलिश होता है, कॉपर का ग्रीनिश ब्लू आपको नज़र आ रहा है, सोडियम का बहुत ही येलो होता है, स्ट्रोंशियम का जो आप अक्सर मिक्सर एनालिसिस में भी करते हैं पिंकिश रेड टाइप का होता है. ठीक है, और लिथियम का जो है वो अच्छा खासा जो है वो रेड फ्लेम होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ नॉर्मली फर्स्ट ग्रुप आयंस के लिए हम फर्स्ट यूज़ करते हैं फ्लेम इमिशन को. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये. ठीक है, लेकिन और भी आयंस को डिटेक्ट कर सकते हैं. अ फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ द फ्लेम इमिशन मेजरमेंट इज द एनालिसिस ऑफ अल्कली मेटल्स फॉर द फार्मास्यूटिकल एनालिटिक्स. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है वो एनालिसिस ऑफ अल्कली मेटल्स हैं फार्मास्यूटिकल एनालिटिक्स में. लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली दी ओनली एप्लीकेशन, इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है इस फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की. तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ अबाउट फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब हम जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं. जो रिएजेंट्स हमें चाहिए होंगे वो सोडियम स्टैंडर्ड है, स्टॉक सॉल्यूशन जो कि 100 ppm का होगा, और जो लिथियम स्टैंडर्ड है वो 2000 ppm का होगा, और हमें डीआयोनाइज्ड वाटर चाहिए होगा. सोडियम हमारा सैम्पल या एनालाइट है, और लिथियम हमारा इंटरनल स्टैंडर्ड है. ठीक है, सोडियम की जो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है वो 589 नैनोमीटर है, जिसका कलर जो है वो येलो होता है. ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं. सोडियम की 589 पर लाइन आती है, और जो इसका कलर होता है वो येलो होता है. ठीक है, और लिथियम की जो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर है, और इसका कलर रेड होता है. ये आप देख सकते हैं 670 नैनोमीटर पे लाइन नज़र आती है और कलर उसका रेड होता है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट में जो फ्लेम फोटोमीटर था जो है हमारे पास, जो कि थोड़ा सा जिसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल हम उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करने के काबिल हो सकें. तो वो शेरवुड साइंटिफिक 410 मॉडल है. तो मैंने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग जो है उसकी एक वीडियो बनाई है. बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो इसको देखें फिर मैं साथ में एक्सप्लेन करती हूँ. ओके,
तो जो मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड है सोडियम के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो सोडियम के लिए जो इंटरनल स्टैंडर्ड है वो लिथियम है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये ऑन ऑफ बटन होता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। फ्लेम आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फ्लेम व्यूअर आप देख सकते हैं, फ्लेम नज़र आ रही है, ठीक है। ये करीब से देखें आप, फ्लेम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, फिल्टर सिलेक्शन है, ठीक है। फिल्टर सिलेक्शन है, हम सोडियम, लिथियम, पोटाशियम का फ़िल्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि किस में कौन सा जो है वो यूज़ करना है फ़िल्टर, ठीक है। सेंसिटिविटी कंट्रोल्स हैं, ब्लैंक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ हमारे पास जो हैं वो इसमें कंट्रोल्स हैं जो हम चेक करते हैं, जो जिससे हम अपनी रीडिंग को परफेक्ट ज़ीरो पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक को जो है ये इस बीकर में जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। और ब्लैंक क्या है, डियानाइज्ड वाटर है, और ये ब्लैंक को एस्पायरेट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक की रीडिंग क्या आनी चाहिए, ब्लैंक की रीडिंग कम्प्लीटली ज़ीरो आनी चाहिए, जो कि आप देख रहे थे कि ज़ीरो थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ज़ीरो आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या होगा, इसके बाद जो है ये स्टैंडर्ड रन कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड रन करने के बाद जो है इसकी जो रीडिंग आ रही है वो पढ़ेगी। आई डोंट नो, ये इसमें वर्क नहीं कर रही। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ और जो ओरिजिनल वीडियो है उसको खोलती हूँ ताकि आप इसकी वर्किंग को सही से देख सकें। ओके, ऐसा करते हैं, हम जल्दी से इसको खोल लेते हैं ताकि विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। दिस वन, और मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं जितनी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और मैं चाह रही हूँ कि इसको जल्द से जल्द मैं कंपाइल करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और फिर आप लोगों के लिए भी मसला हो, बिकॉज हैवी हो जाती है जब बहुत एक्सट्रीम में वीडियोस की लेंथ बढ़ जाए तो, ठीक है। तो बेसिकली हम इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड जो है वो सोडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं और लिथियम इंटरनल स्टैंडर्ड है हमारे पास। ये हमारा मॉडल है शेरवुड साइंटिफिक का 410 फ्लेम फोटोमीटर है, ठीक है। इसमें एयर कंप्रेसर होता है बेसिकली, और ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ये ऑन ऑफ बटन है इसका, ठीक है। और ऑन ऑफ बटन के बाद हमने इसमें फ्लेम व्यूअर देखा था, ठीक है, फ्लेम हमने देख ली थी, ठीक है। और फ्लेम हम यहाँ से, ठीक है, तो अगर फ्लेम कलर देखना होता है तो वो यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ़िल्टर सिलेक्शन यहाँ से होती है जिसमें आपको जो पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए होता है आप उसका फ़िल्टर जो है वो देखते हैं, ठीक है। और जो है इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर सिलेक्शन के अलावा इसमें सेंसिटिविटी कंट्रोल्स हैं सारे, जिसमें आप जो है वो ज़ीरो सेट करते हैं, ठीक है, और ब्लैंक की सेटिंग करते हैं, फ्यूल की सेटिंग करते हैं, फ्यूल मिक्सिंग की सेटिंग करते हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि ब्लैंक सबसे पहले ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद जो आपने पहला काम करना है वो यही करना है कि आपने ब्लैंक को जो है वो एस्पायरेट करना है और अपने सिग्नल को कम्प्लीटली ज़ीरो करना है, ठीक है। तो आपने ब्लैंक एस्पायरेट किया और आपने सिग्नल को ज़ीरो करने के लिए, अच्छा पहले तो आप देखेंगे कि जी के खुद ब खुद ही ऑलरेडी ज़ीरो हो जाए, लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको ये ब्लैंक की नोब होती है तो इससे आप इसको ज़ीरो करेंगे, ठीक है। दिस वन, ये आपकी ब्लैंक की नोब होती है, इस पर लिखा हुआ भी है ब्लैंक, ठीक है। तो इससे आप वो करेंगे, ज़ीरो करेंगे। और अब आपने क्या किया, आपने ब्लैंक से हटाकर अब आपने सोडियम के जो लोअर कंसनट्रेशन का जो स्टैंडर्ड था उसमें डाल दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं सिग्नल जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा,
175 तक पहुंच गया, ठीक है। और हमेशा हर दफ़ा आफ्टर रीडिंग आपने ये करना है कि आपने ब्लैंक डालकर जो रीडिंग है उसको ज़ीरो करना है, ठीक है। ये आप फ्लेम का कलर देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि जैसे ही सोडियम जाता है तो फ्लेम का कलर किस तरीके से जो चेंज होता है। ये देखें, ये सोडियम आइन गया और इसने जो है फ्लेम को येलो कलर, आपका फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में नज़र आने लग गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो फ्लेम व्यूअर का जो वो जगह थी जो आपको मैंने शुरू में दिखाई थी, वहाँ से आपको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स थे सोडियम के, उन सब की रीडिंग्स लेंगे। फिल्टर ज़ाहिर है आपने सेलेक्ट सोडियम किया हुआ है, तभी आप सोडियम के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जनाब आली, अब ये आप लोअर से हायर पे जाते जाएंगे और अब आपने जो है ना फ़िल्टर चेंज कर दिया, फ़िल्टर अब आपने लिथियम कर दिया और अब आप जो है वो लिथियम की रीडिंग्स ले रहे हैं। लेकिन आप लिथियम की रीडिंग उन्हीं सारे सैम्पल्स में स्टैंडर्ड्स में लेंगे जिसमें आपने उसकी ली है, ठीक है। फाइनली ये बहुत तेज़ी से चली गई, तो हम इसको देख लेते हैं कि फ़ाइनल जो था इस ओके, ये मैं इधर लाती हूँ, ठीक है। ये ठीक है, स्टॉप करके हम देख लेते हैं कि जब लिथियम आइन यानी इंटरनल स्टैंडर्ड की आप रीडिंग्स लेंगे तो आप लिथियम का फ़िल्टर चेंज कर देंगे और फिर आप लिथियम की सारी रीडिंग्स लेंगे और उसमें जो आपके पास कलर ऑफ फ्लेम होगा वो रेड होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब अली, अपनी प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करते हैं तेज़ी के साथ। प्रोसीजर है, प्रोसीजर मैं रीड आउट कर देती हूँ। वैसे ये बहुत सिंपल है। प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपने बनाने हैं 100 ppm सॉल्यूशन से सोडियम के 0.1 ppm, 0.5, 1, 5 एंड 10 ppm सॉल्यूशन आपने बनाने हैं सोडियम का। 100 ppm आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक है। और उन तमाम फ्लास्क में आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिथियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करना है और लिथियम का स्टैंडर्ड 2000 ppm का है। हमने लिथियम की कंसंट्रेशन को फिक्स रखना है 1000 ppm, तो हम उसी हिसाब से वॉल्यूम डालेंगे कि 1000 ppm फिक्स हो सके, ठीक है। और जितना बचा होगा वॉल्यूम उसको हम मेकअप करेंगे डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ, ठीक है। ये काम हमने 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करना है। प्रिपेयर सैम्पल बाय ट्रांसफरिंग 10 ml फ्रॉम सैम्पल ब्यूरेट, ठीक है। हमने ब्यूरेट वहाँ लगाई होगी सैम्पल की, उसमें से आपने 10 ml लेना है और 10 ml लेने के बाद आप उसी में 25 ml लिथियम स्टैंडर्ड डालेंगे। 25 ml क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि लिथियम 2000 ppm का है और हमने उसको 1000 ppm तक लेके जाना है। तो अब हाफ वॉल्यूम यानी 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है हमारे पास, तो हम 25 ml डालेंगे लिथियम का और 10 ml सैम्पल डाल चुके हैं ब्यूरेट से, ठीक है। और उसके बाद जो बकिया वॉल्यूम हो जाएगा उसको मेकअप कर देंगे डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ। तो हमारे पास हमारे स्टैंडर्ड्स भी रेडी हो गए और हमारे पास हमारा सैम्पल भी रेडी हो गया। नाउ अब हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे, उसको सेट करेंगे, ज़ाहिर है उसको थोड़ा टाइम देंगे स्टेबल होने के लिए। सबसे पहले हम जो फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे वो सोडियम का होगा, ठीक है। और सोडियम के लिए हम पहले जो हमारे जो ब्लैंक है यानी जो डीआयोनाइज्ड वाटर है उसमें सोडियम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम वाटर को एज अ ब्लैंक रन करेंगे और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी देखा है एडजस्ट करेंगे 0 पे, ठीक है। सेंसिटिविटी कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, ब्लैंक की करेक्शन यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो रीडिंग है वो कम्प्लीटली 0 हो जाए। वैसे नॉर्मली कम्प्लीटली 0 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो सबसे कम कंसंट्रेशन का सोडियम का सोल्यूशन है आपके पास वो 0.1 ppm सोडियम स्टैंडर्ड है, हम उसको एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। और उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और उसके बाद अब हम दोबारा से डीआयोनाइज्ड वाटर को डाल देंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको हमेशा हर बार क्या करना है कि आपने रीडिंग लेनी है और उसके बाद डीआयोनाइज्ड वाटर डाल के जो ट्रेसेस ऑफ एनालाइट है फ्लेम से उसको जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आप जो है वो अब ये रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 रिपीट करते हुए अब आपने 0.1 ppm नहीं डालना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन यानी 0.5 ppm सोडियम डालना है और फिर आपने दोबारा से क्या करना है, ब्लैंक करना है वाटर के साथ। फिर आपने 1 ppm की रीडिंग लेनी है सोडियम की, फिर आपने ब्लैंक करना है। फिर आपने 5 ppm की रीडिंग लेनी है, फिर ब्लैंक करना है। फिर आपने 10 ppm सोडियम की रीडिंग लेनी है, फिर ब्लैंक करना है। और इन तमाम के बाद
आपने क्या करना है, आपने सैंपल की रीडिंग लेनी है सोडियम के फिल्टर के ऊपर और फिर आपने जो है वो ब्लैंक करना है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप लिथियम का फिल्टर चेंज कर देंगे और अब आप सारे प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ठीक है, सारे प्रोसीजर मतलब ज़ाहिर है जितने भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बनाए हैं 0.1, 0.5, 1, 5, 10 ppm ऑफ सोडियम एंड सैंपल, इन तमाम की रीडिंग आप लेंगे और जाहिर सी बात है इन सब में जो है वो लिथियम जो है वो 1000 ppm जो है वो शामिल है, तो इन सब की रीडिंग एक दूसरे से करीब करीब आएगी। Then tabulate all the data in a table and solve for single and multiple internal standard method। ज़ाहिर है अब आप ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएंगे और उसको फिर अब आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया है जिसमें सोडियम हमारे पास स्टैंडर्ड है और 1000 ppm लिथियम इंटरनल स्टैंडर्ड है। ये आप देख सकते हैं लिथियम की कंसंट्रेशन फिक्स है 1000 ppm और सोडियम की वेरी कर रही है 0.1, 0.5, 1, 5, 10 एंड देन फाइनली सैंपल। ये सोडियम की मिशन इंटेंसिटी आई है हमारे पास जो कि YS से हम डिनोट कर रहे हैं और ये लिथियम की मिशन इंटेंसिटी आई है जो कि YIS से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा मैं अगर कोई रीडिंग यूज़ करूँगी सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक्सपेरिमेंट 10A के लिए, तो मैं ये वाली रीडिंग यूज़ करूँगी। कौन सी रीडिंग, ये वाली जो कि मेरे पास जो है, ये मैं क्यों यूज़ करूँगी 5 ppm वाली, उसकी वजह ये है कि ये मेरे सैम्पल की रीडिंग से बहुत करीब है। ठीक है, 4.4 ये है और 5.9 ये है, तो ये मेरे सैम्पल की रीडिंग से क्योंकि बहुत करीब है, तो इसलिए मैं ये वाली रीडिंग यूज़ करूँगी अपने सिंगल स्टैंडर्ड इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन मेथड के लिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, लेकिन आप लोग कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, 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 कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। एक वैल्यू से मतलब ये है कि कोई एक पूरा कॉलम रॉ यूज़ कर सकते हैं आप और उससे आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप सैम्पल की वैल्यूज़ लेकर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन स्टेप्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं इसी वजह से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, लैब रिपोर्ट बना रहे होंगे क्योंकि आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर सोडियम स्टैंडर्ड ऑफ 0.1, 0.5, 1 and 5 and 10 ppm फ्रॉम दी 100 ppm स्टॉक। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने C1 V1 से बताना है कि जी कितने वॉल्यूम जो है वो आपको रिक्वायर्ड था और उसके बाद कितना वॉल्यूम आपने लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिथियम का बताना है कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड था और कितना आपने लिया। रिकैलकुलेट द ppm कंसंट्रेशन ऑफ ईच फ्लास्क। लिथियम की तो एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सोडियम की जो है आपको 5 डिफरेंट फ्लास्क की जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन निकलेगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंगल पॉइंट मेथड के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक रीडिंग यूज़ करते हुए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, एक रॉ यूज़ करते हुए आप वैल्यू ऑफ R निकालेंगे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट अपने उसमें दिखाया भी है इसको स्लाइड में। और उसके बाद आप सैम्पल फ्लास्क की रीडिंग यूज़ करते हुए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ CS, कंसंट्रेशन ऑफ CS निकाल लेंगे, यानी सैम्पल की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बैठ जाएंगे कि जी 50 ml में अगर ये कंसंट्रेशन है तो 10 ml में क्या होगी, क्योंकि आपने जो सैम्पल बनाया था तो आपने 10 ml लेके बनाया था और 50 ml तक उसको मेकअप किया था। तो ये डाइल्यूशन फैक्टर आपने लगाना है, डाइल्यूशन नहीं बल्कि कंसंट्रेशन फैक्टर लगाना है कि 50 ml में ये है C1 V1 यूज़ करते हुए, तो 10 ml में कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, और अगर आप कैलिब्रेशन कर्व पे काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करना है यूजिंग YS ओवर YAS जो है उसको Y एक्सिस पे रखना है और X एक्सिस पर आपने कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड को रखना है, यानी सोडियम के स्टैंडर्ड्स को रखना है। ठीक है, और फिर आपने एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ C। ठीक है, सैम्पल फ्लास्क की ज़ाहिर है आपने जो है वो एस्टिमेट करनी है और जिसमें आपने एक्स्ट्रापोलेट करना है वैल्यू ऑफ YS ओवर YS को, जो कि आपके पास आई होगी सैम्पल फ्लास्क से। ये दोनों चीज़ें या दोनों जो मैंने लास्ट पॉइंट बताए आपको, ये मैंने इधर आपको बता दिए हैं अपनी स्लाइड में। लास्ट स्लाइड है ये मेरी, जिसमें मैंने सारे स्टेप्स करके बताए हैं। ये आप सिंगल पॉइंट फार्मूला देखें अगर तो ये फार्मूला है, और सबसे पहले आप रीडिंग यूज़ करते हुए, कोई भी एक रॉ यूज़ करते हुए, कोई भी एक स्टैंडर्ड, कोई भी एक फ्लास्क की रीडिंग यूज़ करते हुए
आप पहले इसको रीअरेंज करेंगे तो आर जो है वो बराबर हो जाएगा वाई एस मल्टीप्लाई बाय सी आई एस डिवाइडेड बाय सी एस मल्टीप्लाई बाय वाई आई एस के 5.9 रीडिंग थी उस फ्लास्क की जो मैंने सेलेक्ट की थी। 1000 ppm कंसंट्रेशन है लिथियम की जो कि इंटरनल स्टैंडर्ड है, डिवाइड बाय 5 ppm उस फ्लास्क की रीडिंग थी सोडियम की, रीडिंग नहीं मतलब ppm कंसंट्रेशन थी जिस फ्लास्क की 5.9 जो है वो एमिशन इमिटेड लाइट रिकॉर्ड हुई थी। और इंटरनल स्टैंडर्ड का जो सिग्नल था वो 91 था। इस तरीके से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। और अब जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब की दफ़ा इसको रीअरेंज करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ सी एस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सी एस की वैल्यू के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। और अब की दफ़ा जो है वो सैम्पल फ्लास्क की रीडिंग यूज़ करेंगे। वाई एस सैम्पल फ्लास्क का 4.4 था इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल, मल्टीप्लाई बाय सी आई एस हमेशा की तरह से 1000 ppm है, डिवाइडेड बाय वाई आई एस जो है वो इंटरनल स्टैंडर्ड का सिग्नल था जो कि सैम्पल फ्लास्क में 95 था। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको आप यहाँ रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको कंसंट्रेशन ऑफ सैम्पल मिल जाएगी, एनालाइट मिल जाएगी सैम्पल फ्लास्क की, जिसको आप C1V1 लगाकर 50 ml में है तो 10 ml में क्या होगी फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे उस सैम्पल की जो हमने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आता है मल्टीपल। और मल्टीपल पे मैं आपको मतलब कैलिब्रेशन का वो जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर प्राइम जो है वो कैसे आता है। अच्छा अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त ये जो कैलिब्रेशन कर्व आपके सामने है तो इसमें ये मज़ेदार बात यह है कि अब इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस डिवाइडेड बाय इंटरनल स्टैंडर्ड का रिस्पांस तो ठीक है वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इधर भी रेशियो लिया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने यही वाला फार्मूला यूज़ किया है और सी एस डिवाइडेड बाय सी आई एस को जो है इन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, और इनका जो स्लोप है वो आर के बराबर है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो 3 डिफरेंट कैलिब्रेशन कर्व बनाने हैं। क्या मतलब है 3 डिफरेंट कैलिब्रेशन कर्व का? मतलब ये है कि एक तो कैलिब्रेशन कर्व बनाना है आपने जो नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व होता है। नाउ व्हाट इज नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व? नॉर्मल कैलिब्रेशन कर्व जिसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस पर आपके पास क्या होगा, सिग्नल ऑफ सोडियम, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज A1 A2 A3 A4। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम C1 C2 C3 C4। और आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल की, आप उसको देखिएगा कि वो किस हद तक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, एक ग्राफ तो आपने ये बनाना है। नाउ सेकंड ग्राफ आपने कौन सा बनाना है? सेकंड ग्राफ आपने वो बनाना है जो इस वाली लाइन से आएगा, जिसमें वाई एक्सिस पर आपने रखना है इंस्ट्रूमेंटल रिस्पांस डिवाइडेड बाय इंटरनल स्टैंडर्ड रिस्पांस, और एक्स एक्सिस पर आपने रखना है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, और उससे आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, और तीसरा ग्राफ आपने बनाना है इस तरह, ये जो इन्होंने इधर बना के दिखा हुआ है, जिसमें वाई एक्सिस पर तो वैल्यू सेम होंगी लेकिन एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और हर वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, तो ये 3 मुख्तलिफ ग्राफ बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, और ये आप अपनी जो लैब रिपोर्ट है उसके साथ बनाएंगे। और ये लैब रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करवाएंगे जुम्मे वाले दिन तक आप अपनी लैब रिपोर्ट मुझे सबमिट करा देंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट 10A and experiment 10B with 3 different graphs and then the discussion of 3 different graphs। ठीक है, ये तमाम चीज़ें करके आप मुझे जमा करवाएंगे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।